स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन विद जीएस और जिसके अंदर हमने इंग्लिश के वोकैब सीरीज को शुरू करा है, जो कि वोकैब के डेली सेशंस को हम आपके इस चैनल पे ले रहे हैं और जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और जो कि एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट रखते हुए या टारगेट बनाते हुए इस सीरीज को चालू किया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ आप इस सीरीज का बेनिफिट उठा रहे होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो वोकैब सीरीज का जो बात करूं, वोकैब की सीरीज की जो क्लास है वो क्लास 4 है। ठीक है, वोकैब की क्लास 4। वोकैब की क्लास 4 है, जो कि ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे बैंकिंग, सीडीएस, एसएससी वगैरह बहुत सारे एग्जाम है। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के वोकैब्स की, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पैटर्न मैंने आपको बताया है, बहुत बढ़िया तरीके से हम उस चीज को कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। So this is your first word, first session is or first thing is your is vocabulary. Okay, वेट करेंगे, मैं इसे पूरा का पूरा को ठीक कर लेता हूँ। Okay, it is perfect. Okay, now it is perfect. Okay, so let's start the session. So first, this session first word is mitigating. Okay, what is the meaning of mitigate? मिटिगेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, मिटिगेट का मतलब अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटिगेट? मिटिगेट का मतलब होता है मेक समथिंग बैड लेस सर्व्स सीरियस और पेनफुल, यानी किसी को लेस सीरियस करना, किसी के दर्द को कम करना। यानी अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करूं, इसका जो मतलब निकलता है वो निकलता है कमी करना। क्या निकलता है इसका मतलब? कमी करना। ठीक है, कमी करना। तो इसका अगर इंग्लिश मीनिंग में बात करें तो इसका मतलब है मेक समथिंग बैड लेस सर्व, या फिर लेस सीरियस, या फिर लेस पेनफुल, यानी किसी भी चीज में बुरी तरीके से कमी करना। समथिंग बैड, मैंने समथिंग बैड भी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कोई बंदा सीरियस है तो उसकी सीरियसनेस को कमी कर दोगे, कोई बहुत दर्द में है उसको कम कर दोगे। ठीक है, लेस सर्व, सेवर। ठीक है, दैट इज नॉट सर्व, इट इज अ सेवर। ओके, तो चलो इसकी बात करते हैं सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो सिनोनिम्स इसके हैं एलिवेट। एलिवेट यानी बढ़ाना, इसके मतलब कमी करना। ठीक है, एलिवेट यानी कमी करना। रिड्यूस का मतलब सबको पता है कमी करना, और डिमिनिश का मतलब भी क्या होता है? कमी करना। यानी ये ऐसे सिनोनिम्स हैं जो आपको याद है, लेकिन आपको जो याद करना है इसमें मीनिंग मिटिगेट और एलिवेट याद करना है। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से नहीं वोकैब करा रहा हूँ कि आपको सारी की सारी जितनी वोकैब्स मैं बता रहा हूँ आपको सारी याद करनी है। आपको उसमें से आधी तो याद ही होंगी, और इससे आपका ये नहीं है कि मैं आपको फिर कम वोकैब्स कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊंचा पहुंच जाएगा ये आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंटोनिम्स की। नेक्स्ट बात करते हैं एंटोनिम्स की, और एंटोनिम्स की मैं बात करूं, मिटिगेट के एंटोनिम्स है एग्रीवेट, इंक्रीज, इंटेंसिफाई। इनका मतलब होता है मतलब इंक्रीज यानी बढ़ाना, कमी करना, और एक बढ़ोतरी करना। ठीक है, बढ़ोतरी करना यानी बढ़ाना किसी चीज को। ठीक है, एग्रीवेट का मतलब भी आपको पता है, किसी चीज को बढ़ाना। इंटेंसिफाई किसी को इंप्रूव करना, इंटेंसिफाई करना। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम एंटोनिम्स हमने देख लिए मिटिगेट के। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे तरीके से इसका मीनिंग हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Drainage scheme have helped to mitigate this problem। यानी जो ये ड्रेनेज स्कीम है, ये जो ड्रेनेज स्कीम है, जो ये प्रॉब्लम है, ये स्कीम इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने में सक्षम है, यानी मिटिगेट कर देगी या कर चुकी है, यानी इसमें कमी कर चुकी है। यानी हमारी प्रॉब्लम में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, हमारी इस प्रॉब्लम को इस स्कीम ने कमी कर दी। इसकी स्कीम ने हमारी प्रॉब्लम में कमी कर दी, ये प्रॉब्लम कम कर दी। ठीक है, तो ये वर्ड आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड वर्ड इज वल्नरेबल। सेकंड वर्ड इज वल्नरेबल।
वल्नरेबल मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वल्नरेबल, यानी भेद खोलना, ठीक है, भेद खोलना नहीं, हाँ भेद खोलना, ठीक है, भेद खोलना, ठीक है, भेद खोलना। भेद खोलने से क्या मतलब है, भेद खोलने से मतलब है किसी चीज को एक्सपोज करना, यानी देखो मैंने इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड, यानी आपको अटैक होने वाला है या कोई हार्मफुल आपको जानलेवा हमला होने वाला है, ठीक है, या कोई आपको हानि पहुंचने वाली, तो उस चीज को एक्सपोज कर देना, इधर फिजिकली और इमोशनली, मैंने ये भी लिखा हुआ इधर फिजिकली और इमोशनली, यानी ये फिजिकली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, ठीक है, यानी किसी चीज को एक्सपोज करना, किसी भेद को खोलना, ठीक है, किसी भेद को खोलना। तो इसके सिनोनिम हम कह सकते हैं भेद खोलना, इसका मतलब भेद खोलना, ठीक है, भेद खोलना, ठीक है, हिंदी में। इसके मीनिंग की हमने डिस्कस कर लिया, बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स की मैं बात करूं, सिनोनिम्स से इसके इन डेंजर, यानी जब आप खतरनाक स्थिति में होंगे, वल्नरेबल, ठीक है, जैसे आपने कभी किसी के भेद को खोल दिया, तो जिसका भेद खोला, जिसको भी एक्सपोज करा, आप उसके लिए क्या बन जाओगे, आप उसके दुश्मन बन जाओगे, है ना, तो ये डेंजर वाली सिचुएशन है। इन पैरल एंड इन जियोपार्डी, ठीक है, इन जियोपार्डी, तो ये कुछ सिनोनिम्स है जो कि वल्नरेबल के सिनोनिम्स है, ठीक है, यानी अगर आपने वल्नरेबल याद कर लिया तो तीनों आपको आसानी से याद आएंगे, क्योंकि इनका मतलब भी क्या होता है, भेद खोलना, एक्सपोज करना, ठीक है। अब कहोगे डेंजर का मतलब तो नहीं एक्सपोज करना होता, लेकिन मैंने यहाँ लिखा इन डेंजर, यानी आप खतरे में होंगे। खतरे में कभी इंसान होता है जब किसी का भेद खोल देता है या किसी से दुश्मनी हो जाती है, और जब आप किसी के भी भेद को एक्सपोज करोगे या फिर किसी भी बंदे को एक्सपोज करोगे, तो वो तो आपका दुश्मन बन जाएगा और आपको दुश्मन मान के आपको मारने की कोशिश करेगा, और तो आप किस सिचुएशन में आ जाएंगे, इन डेंजर सिचुएशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंटोनियम्स की। एंटोनियम्स क्या है इसके, क्या है इसके एंटोनिम्स, देखते हैं। एंटोनिम्स की मैं बात करता हूँ। एंटोनिम्स देखो, भेद खोलना यानी एक्सपोज करना। जब आप एक्सपोज नहीं करोगे तो अपने पास छुपा के रखोगे, अपने पास छुपा के रखोगे, भेद नहीं खोलोगे, यानी किसी को एक्सपोज नहीं करोगे, अपने पास प्रोटेक्ट रखोगे, यानी वेल प्रोटेक्टेड, ठीक है, वेल प्रोटेक्टेड, वेल प्रोटेक्टेड। और इसी का हो सकता है इनवल्नरेबल, अगर हम इन लगा देंगे इसको, इसके वल्नरेबल के पीछे प्रीफिक्स कर देंगे या आगे प्रीफिक्स करेंगे इन, तो ये बन जाएगा इनवल्नरेबल, यानी भेद ना खोलना, ठीक है। और रेसिलेंट, रेसिलेंट का मतलब भी क्या होता है, प्रोटेक्ट करना या फिर बचाए रखना, किसी को छुपा के रखना, ठीक है। So this is the meaning or this is the antonium of vulnerable word, okay, या vulnerable vocabulary, okay। आई होप, उम्मीद कर रहा हूँ सब समझ में आ रहा होगा। और कोई भी डाउट है, वोकैब से रिलेटेड भी कोई डाउट आता है ना, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, कमेंट सेक्शन 24/7 खुला है, आप क्या करेंगे, उस पर अपना डाउट शेयर करेंगे, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है, यानी मैं उसको करूंगा ही करूंगा। अब बात करते हैं, अब हमने पूरे वर्ड को समझ लिया, इसके मीनिंग को समझ लिया, इसके सिनोनिम्स को समझ लिया, इसके एंटोनिम्स को भी समझ चुके हैं, तो अब हमारा एक लास्ट काम बचता है कि इस पर एक एग्जाम्पल सेट कर ले, जिससे कि जिससे कि जिससे कि क्या हो, हमारे दिमाग में या हमारे माइंड में या शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये वल्नरेबल वर्ड सेट हो जाए। और जब ये वल्नरेबल सेट हो जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी में, तो आप आसानी से भूल जाएंगे। लेकिन आपको आसानी से नहीं भूलने देना है, आप क्या करेंगे, आप इसे रोज रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तक मैं 3 सेशंस ले चुका हूँ, 3 सेशंस में मैं आपको कई सारे वर्ड्स करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपने रिवाइज कर लिए होंगे, रिवीजन ले रहे होंगे उनका, है ना। रिवीजन आपको रेगुलर लेना है, क्योंकि सिलेक्शन, सॉरी क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं इस चीज को इस तरीके से कि रिवीजन इज द बेस्ट की फॉर सिलेक्शन या ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन के लिए रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहले हम सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद रिवीजन ऐसा करेंगे कि हमने जितनी मेहनत सिलेबस कंप्लीट करने में नहीं की, उतनी मेहनत उससे ज्यादा मेहनत रिवीजन में लगा दी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, वी वर इन अ वल्नरेबल पोजीशन, वी वर इन अ वल्नरेबल पोजीशन। देखिए, हम वल्नरेबल पोजीशन में, यानी हम डेंजर सिचुएशन में, एक ऐसी पोजीशन जो कि हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि हम किसी को एक्सपोज कर चुके हैं,
है ना, वी वर इन अ वल्नरेबल पोजीशन। तो इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, वी वर इन अ वल्नरेबल पोजीशन, यानी हम एक ऐसी सिचुएशन जो हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है, हम खतरनाक सिचुएशन में थे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं सब समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज curtailment, curtailment, next word is curtailment, curtailment means what is the meaning of curtailment? curtailment की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है एक्शन रिड्यूसिंग और रिस्ट्रिक्टिंग समथिंग। अगर इसका अगर सटीक हिंदी में मीनिंग जानना चाहते हो तो इसका मतलब होता है कटौती। क्या होता है? कटौती। क्या होता है? कटौती, ठीक है। अगर इसका इंग्लिश में मीनिंग को जानने की कोशिश करें, द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग और रिस्ट्रिक्टिंग समथिंग, यानी किसी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, किसी के अधिकारों में कमी करना, किसी भी चीज का या कोई भी एक्शन कर रहा है उसके अंदर कमी करना, कटौती करोगे। अब कोई ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, जैसे आप ही मान के चलो आप अपने घर में बड़े हैं और आप अभी कुछ कमा नहीं रहे, आप बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, तो आप क्या करेंगे, आप अभी अपने फादर से पैसे लेंगे और खर्च करेंगे, ठीक है। आप एक इमेजिनेशन करिए, आपको ऐसा नहीं माना कि मैं आपको कह रहा हूँ ये मेरे ऊपर बात की जा रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आपको आपको आपके फादर को लगेगा कि ये मुझसे पैसे लेता है, यानी ये खर्च करता है, यानी कमाता है नहीं, यानी मतलब इसके अर्निंग है नहीं, लेकिन इसके एक्सपेंडिचर इतने हैं कि कुछ पूछो मत, तो वो क्या करेंगे, अब आपको पैसा देना कम कर देंगे। आपके फादर आपको क्या करेंगे, पैसे देना कम कर देंगे, यानी आपके जो पॉकेट मनी है उसके अंदर क्या कर देंगे, कर्टेलमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? कर्टेलमेंट कर देंगे, यानी कटौती कर देंगे। जब कटौती कर देंगे आपके पास पैसा ज्यादा आएगा नहीं, तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। यह है इकोनॉमिक्स। आपको इकोनॉमिक्स में भी सिखाया जाता है कि जब भी किसी की इनकम या किसी की पॉकेट मनी ज्यादा हो जाती है, किसी के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, तो उसके एक्सपेंडिचर अपने आप बढ़ने लगते हैं, ठीक है। यानी अगर आपके पैसे में बढ़ोतरी होगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इसलिए फादर ने आपके पैसों में यानी आपकी पॉकेट मनी में कमी करी, आपके एक्सपेंडिचर अपने आप पहुंच जाएंगे। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका रिडक्शन यानी कमी करना, कट यानी काटना, कट बैक भी काटना ही होता है, ठीक है। तो दिस इज सिनोनिम। सिनोनिम बड़े ही आसान थे, बस थोड़ा सा एक वर्ड पे फोकस करना है, बाकी सब अपने पास है ही। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स के। एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटोनिम्स यानी कटौती करना, कमी करना, तो हो जाएगा इंक्रीज, इंक्रीमेंट, और एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, फैलाना, एक्सपेंस करना, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये थे इसके मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स के बारे में डिस्कस करें। अब ये वर्ड हमारे माइंड में, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब सेट होगा जब इसके एग्जांपल को इस एग्जांपल में यूज कर लेंगे। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है द कर्टेलमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। मैंने लिखा है द कर्टेलमेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकारों में कटौती करना, कमी करना, ठीक है। द कर्टेलमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों में कमी करना या कटौती करना। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल वर्ड है और आसान वर्ड है और अच्छा भी वर्ड है, ठीक है। आप इसे नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल स्पीकिंग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस सेशन में और नेक्स्ट फोर्थ वर्ड देखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इथॉस। फोर्थ वर्ड इज इथॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इथॉस? इथॉस का मीनिंग क्या होता है? देखिए मैंने यहाँ पर एक इंग्लिश में मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग में मैंने इंग्लिश मीनिंग क्या लिखा हुआ है, a set of ideas and attitudes associated with a particular group or society। यानी सेट ऑफ आइडियाज यानी विचारों का समूह, विचारों का समूह, एटीट्यूड्स जो भी आपका एटीट्यूड्स है उसका समूह, एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ग्रुप यानी ग्रुप की बात की जा रही है, सोसाइटी की बात करी उससे एसोसिएटेड है, ठीक है, उससे एसोसिएटेड है। अब मैं आपको इसे इंग्लिश में मैंने बताया, अगर मैं इसे हिंदी में समझा दूं, अगर मैं आपको इसे हिंदी में समझा दूं तो आपके लिए वर्ड और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब हम ज्यादा इंग्लिश को प्रेफर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश को सीखना है, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। रीजन है कि अगर हम इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से समझ जाएंगे तो इंग्लिश हमारे लिए इतनी आसान हो जाएगी, स्कोर तो करना बेहतरीन है ही, लेकिन अपने नॉर्मल लाइफ में स्पीकिंग बड़ी हो जाएगी और आने वाली जो लाइफ है हमारी वो भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आने वाला जो समय है उसके अंदर जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है,
ठीक है, तो सारे ऑफिस वर्क्स आपको करने हैं तो इंग्लिश में ही होता है। ठीक है, तो समझते हैं इसके हिंदी मीनिंग को। यानी इंग्लिश में तो हमने समझ लिया, सेट ऑफ आइडियाज एंड एटीट्यूड्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ और सोसाइटी। अब बात करते हैं इसके हिंदी में क्या होगा। इसका मतलब हिंदी में मतलब होता है कोई भी समाज है या कोई भी समूह विशेष। ठीक है, यहाँ पे समाज की बात करिए, आइडियाज एंड एटीट्यूड से। ठीक है, तो कोई भी समाज है या कोई भी समूह विशेष है, उससे जुड़ी धारणाएं, उससे जुड़ी धारणाएं एवं प्रवृत्तियां, ये था शुद्ध हिंदी। अब मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूं। देखिए, ध्यान से समझिए। एक सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी में समाज रहता है, ठीक है, कोई समूह विशेष भी रहता है। इनसे जुड़ी जो धारणाएं होती हैं, धारणा यानी इनके विचार जो जुड़े हुए होते हैं आपस में, इनकी जो प्रवृत्तियां हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इथोस कहते हैं। क्या कहते हैं? इथोस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? इथोस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इथोस। ठीक है, सब समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इथोस यानी कोई भी समाज है, कोई भी समूह विशेष है, उनसे जुड़ी अवधारणाएं, जैसे आपकी और मेरी से जुड़ी कोई अवधारणाएं होंगी, कोई बातें होंगी, कुछ विचार होंगे, दैट इज। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। अब बात करते हैं हम सिनोनिम्स की, इथोस के। यानी स्पिरिट, स्पिरिट यानी देखो आत्माएं जुड़ी होती हैं। ठीक, किसी की बहुत सारी बातें जुड़ी होती है, उनके कैरेक्टर्स, कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर का मतलब क्या है, यानी विशेषताएं, समानताएं। ठीक है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स हैं या फिर धूल कण हैं, गैस के कण हैं, जो भी आपस में जुड़े होते हैं, उनके से जुड़ी कुछ अवधारणाएं होती हैं। ठीक है, इसलिए वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, जैसे आत्मा हमारे शरीर से अलग नहीं होती, दैट इज, दिस इज अ सिनोनिम ऑफ एथॉस इज स्पिरिट, कैरेक्टर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी समाज से या फिर समूह विशेष से जुड़ी कोई भी विशेषता या अवधारणा नहीं होगी। यानी एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अलग, अलग अलग करना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अलग करना, यानी दोनों की बातें अलग हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। एक्सटीरियर यानी बाहर वाला पार्ट, एक्सटीरियर बाहर वाला पार्ट, यानी जो हमारे से अलग है। जैसे आपने देखा होगा कि हम अपने जो हमारे काम की बातें, जो हमारी काम की चीजें नहीं होती, वो हम अपने आउटसाइड द होम यानी घर के बाहर फेंक देते हैं। रीजन, क्योंकि वो हमारे से जुड़ी अवधारणाएं नहीं है, यानी हमारे से जुड़ा नहीं है ना, हमारे से जुड़ा नहीं है, तो अभी तो हम उसे एक्सटीरियर, उस एक्सटीरियर बनाने यानी बाह्य बना रहे हैं। चलिए, तो दिस इज अ सिनोनिम एंटोनिम ऑफ इथोस, एंड मीनिंग भी समझ लिया, हिंदी में भी समझ लिया, इंग्लिश में भी समझ लिया। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, जिससे कि हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेट हो जाए। तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चैलेंज टू द इथोस ऑफ 1960, मैंने लिखा है द चैलेंज टू द इथोस ऑफ 1960। 1960 का जो दशक था, उसके अंदर ये इथोस वाली जो प्रॉब्लम थी, ये बहुत बड़ी चैलेंज थी, यानी सरकार के लिए बहुत चैलेंज था ये। यानी दोनों की, दो समूह थे या समाज था, समाज और समूह विशेष की जो अवधारणाएं थी, वो दोनों पृथक थी, दोनों अलग थी। ठीक है, दोनों अलग थी। जब अलग अलग होंगी तो दोनों अपनी अपनी मांगे अलग अलग रखेंगे, रह एक देश में रहे हैं, लेकिन विचार अलग अलग हैं। ठीक है, विचारधाराएं अलग अलग हैं। तो इससे जब विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, तो क्या होता है, देश दो भागों में बंट जाता है। जितनी विचारधाराएं, उतनी विचारधाराओं में देश बंट जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, जब फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर या फिर शीत युद्ध हुआ, तो क्या हुआ, समाज या फिर पूरा वर्ल्ड, दुनिया थी, जो दो गुटों में बंट गई, मित्र राष्ट्र और दुश्मन राष्ट्र, यानी पूंजीवादी गुट और समाजवादी गुट। ठीक है, पूंजीवादी गुट और, यानी पूंजीवादी और समाजवादी दो विचारधाराएं थी। देखिए, यहां पर मैं कोई पॉलिटिकल रीजन समझाने के लिए नहीं बैठा हूं, यानी मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने लग गया, पॉलिटी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, इस इथोस वर्ड को अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। आपके मन में, अगर माइंड में इथोस से रिलेटेड इतनी सारी बातें घूमेंगी, तो आपको इथोस वर्ड याद रहेगा, है ना। तो देखिए, 1960s में क्या हुआ, मतलब 1960 के दशक में ये इथोस वाली प्रॉब्लम बहुत चैलेंज थी सरकार के लिए। यानी दो विचारधाराएं थी, जो दो विचारधाराएं क्या कर देती हैं, एक देश को यानी पूरी दुनिया को जैसे दो भागों में बांट दे, ऐसे ही हमारे देश को भी बांट सकती थी नहीं थी। तो इस ये समस्या थी। चलिए,
अब बात करते हैं आगे के बारे में, मतलब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड को समझते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड देखिए, फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट वर्ड है फ्लक्स। फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम हिंदी में बात करेंगे। अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज व्हाट, फ्लक्स। व्हाट, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स कहते हैं। अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इन नॉन एज फ्लक्स, यानी जब आपके अंदर या किसी के भी चीज, किसी के भी अंदर या किसी में भी जब कंटिन्यूअस चेंजेस देखने को मिलते हैं, दैट इज फ्लक्स। हिंदी में बोले तो एक लाइन में या एक शब्द में इसका उत्तर दे सकता हूं, वो है प्रवाह। क्या होता है, प्रवाह, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड इज रेफरेंडम। रेफरेंडम, रेफरेंडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड और अच्छे तरीके से सबको याद भी रहता है। तो इसका मतलब होता है, पहले इंग्लिश में समझते हैं उसके बाद मैं हिंदी बात करूंगा। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, यानी सीधी सी बात है वोट देना, जनता द्वारा वोट देना, वोट को सबमिट करना या अपना प्रपोजल देना, दैट इज रेफरेंडम। हिंदी में बात करें तो इसका मतलब निकलेगा जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, यानी जनता के मत का संग्रह करना, यानी जो जनता है यानी आप लोग, मैं, हमारा वोट यानी मत, जब ये सारा मिलकर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, दैट इज संग्रह। तो जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम, अंडरस्टैंड। चलिए, ये थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं कुछ मिस स्पेल्ड वर्ड के बारे में। चलिए, सो ये रहे आपके सामने मिस स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। मिस स्पेल्ट वर्ड यानी दिस इज, अब आपको इसमें क्या करना है, ये मिस स्पेल्ट वर्ड है यानी आपके सामने ये दो क्वेश्चंस हैं, आपको इनमें से बताना है कि विच वर्ड इज या विच वर्ड स्पेलिंग इज राइट, यानी हैमरेज लिखा हुआ है और मोर्टगेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है, इनमें से दोनों दो क्वेश्चन है, यानी हैमरेज में से कौन से हैमरेज की स्पेलिंग सही है, देन इसमें से बताना कौन से मोर्टगेज की स्पेलिंग सही है। तो आपको मैं 3 सेकंड्स दे रहा हूं, जल्दी से देखिए। योर टाइम्स अप, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं बताता हूं। तो देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 में विच स्पेलिंग इज राइट और विच स्पेलिंग इज करेक्ट, तो अगर मैं बात करूं इसकी जो स्पेलिंग है HEMORRHAG, हैमरेज, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज राइट, ठीक है, हैमरेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैमरेज, हैमरेज का मतलब क्या होता है, आपने देखा हो ब्रेन हैमरेज, यानी ब्रेन हैमरेज में क्या होता है, जो ब्रेन की विंस होती हैं, नसें होती हैं, वो फट जाती हैं जिनसे ब्लड बाहर निकलने लग जाता है, यानी नस फटना, ठीक है। इसका मतलब होता है नस फटना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, मोर्टगेज, व्हाट इज द, यानी विच वर्ड इज राइट स्पेलिंग ऑफ मोर्टगेज, ओके। सो देखते हैं कौन सी स्पेलिंग सही होगी। तो देखिए, एज लास्ट में आ रहा है, ठीक है। मॉर्टगेज अगर सही प्रोनाउंसिएशन आती होगी तो आप इसको कर लेंगे। देखिए, मॉर्टगेज लास्ट में एज आ रहा है, एज की स्पेलिंग हमें पता है क्या होती है, AGE, एज होती है। तो एज देखो कहां मिलेगा, एज हमें कहीं नहीं मिलेगा, एज हमें एक तो यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यानी ये तो गलत हो गया, एक एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, अब इनमें से कौन सा सही है, मॉर्टगेज, MOMUR, मर्ट हो गया तो मोट तो होगा नहीं, यानी ये भी गलत है। नेक्स्ट, मोट, MOUR, माउट, ये हो गया माउट, ओके। माउट इज नॉट, तो माउट गेज तो है नहीं, मॉट गेज है। तो मॉट गेज स्पेलिंग एक ही बची, MORTGAZE, मॉट गेज। दिस स्पेलिंग इज राइट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग होता है गिरवी रखना। ठीक है, क्या होता है? गिरवी रखना। जैसे कोई अपने गहने गिरवी रख देता है, ठीक है, गिरवी रखना। तो देखिए मैं आपको इन स्पेलिंग के साथ साथ आपको इनके मीनिंग बता जा रहा हूँ, तो यानी आपकी वोकैबुलरी कितनी बढ़िया हो रही है। चलिए थोड़े से और वर्ड्स की बात करते हैं। वर्ड्स हमारे खत्म हो चुके हैं, अब हम बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। अब हम बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस कर, और इडियम्स एंड फ्रेजेस द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर सेशन। तो देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस की मैं बात करूं तो फर्स्ट इडियम आपके सामने आती है एज कूल एज अ कुकुम्बर, यानी इसका मतलब होता है काम एंड रिलैक्स, यानी शांत रहना, कुकुम्बर की तरह कूल रहना। बी कूल यार, कहते हैं ना बी कूल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? काम एंड रिलैक्स। ठीक है, ये वर्ड हम ये वोकैब या ये फ्रेज हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। देखिए इफ समवन इज अ कूल, इफ समवन इज अ कूल एज अ कुकुम्बर, यानी अगर कोई व्यक्ति या कोई भी शांत है तो दे डोंट गेट वरीड और एनीथिंग, यानी कभी भी वो चिंता में नहीं होगा, आपको कभी भी सीरियस नहीं दिखेगा, यानी आप उसको कभी भी इस तरीके से नहीं देखेंगे कि वो किसी प्रेशर में है या फिर किसी चीज में बंधा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड वन देखते हैं, एट डेथ्स डोर। एट डेथ्स डोर, एट डेथ्स डोर की मैं बात करूं, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है घर के बाहर, यानी दे आर वेरी इल इंडीड एंड लाइकली टू डाई। ओके, दे आर वेरी इल इंडीड एंड लाइकली टू डाई, मतलब यानी जो मरने के कगार पर है, यानी मृत्यु के द्वार पर खड़ा ही है, बस दरवाजा खोल के उसे अंदर खींचना है, यानी मरने का समय निकट होना, दैट इज। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है इसका, ही इज इन सीरियस कंडीशन, वो एकदम सीरियस कंडीशन में, यानी ही इज एट द डेथ डोर्स, यानी वो एक मृत्यु के द्वार पर खड़ा हुआ है। ठीक है, मृत्यु के द्वार पर खड़ा हुआ है। तो देखिए ये था हमारा फ्रेजेस एंड इडियम्स के बारे में, यानी मैं आपको दो इडियम्स एंड फ्रेजेस करा रहा हूँ और कुछ वर्ब्स करा रहा हूँ, कुछ वर्ड्स करा रहा हूँ, है ना। इस मिस स्पेल्ड की भी आपके साथ डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी साथ लेके चल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीजें अच्छी लग रही होंगी। इस तरह का मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का बढ़िया मस्त लग रहा होगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो आपके सामने मेरा कमेंट बॉक्स आपको शो कर रहा होगा। आप क्या करेंगे, उस पर अपना कमेंट टाइप करेंगे, अपना डाउट टाइप करेंगे और उसे सेंड कर देंगे, मेरे पास वो पहुंच जाएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या ये सेशंस अच्छे लग रहे हो तो इनको लाइक एंड सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सेशंस आपके टारगेट, जब तक एसएससी का सीजीएल का 2024 का एग्जाम नहीं हो रहा, प्री प्लस एग्जाम, प्री प्लस मींस की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक ये सेशंस आपको मिलते रहेंगे और आप देखेंगे कितनी ढेर सारी वोकैब्स आपके साथ मैं लाता रहूंगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि सबसे पहले ये वीडियो या ये सेशंस आपके पास पहुंचे, ये मैं चाहता हूं आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं सब चीज समझ में आ रही होगी। जय हिंद दोस्तों।